नमस्कार। आज भौतिक भूगोल में अपवर्तन चक्र की संकल्पना के बारे में अध्ययन करेंगे। जो पृथ्वी का जो वर्तमान अपन अपनी आंखों से जो दृश्य देखते हैं, जो स्थलाकृतियाँ देखते हैं, उनका जो निर्माण होता है, उनमें तीन जो प्रक्रम हैं, तीन जो साधन हैं, उनका मुख्य योगदान होता है। पहला है अपक्षय। ये एक स्थैतिक क्रिया है, प्रक्रम है, जिसके द्वारा सेल पदार्थों की टूट फूट उन्हीं के स्थान पर होती है। जैसा कि जो पिछला जो व्याख्यान था उसमें मैंने आपको बताया था कि विभिन्न कारकों के द्वारा जब सेल अपने स्थान पर ही टूट फूट कर बिखर जाती है, विदीर्ण हो जाती है, लेकिन उसका जो मलबा है उसका स्थानांतरण नहीं होता है, उसको अपक्षय कहा जाता है। तो जो स्थलाकृति निर्माण है उसमें जो पहला कारक है वो अपक्षय है। दूसरा अपरदन। ये जो क्रिया है इसके द्वारा नदी, हिमानी, पवन, भूमिगत जल, सागरीय लहरें, ये सब हैं जो गतिशील साधन हैं। इनके द्वारा सेल पदार्थों को क्षीण बनाकर उनका परिवहन करके किसी अन्य स्थान पर निक्षेपित किया जाता है। यानी जो अपक्षय के द्वारा जो मलबा उत्पन्न होता है, वो एक स्थान पर जो इकट्ठा हो जाता है, उसको अपरदन द्वारा या अपरदन में सहायक विभिन्न कारकों के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाकर स्थानांतरित किया जाता है या निक्षेपित कर दिया जाता है। तीसरा है सामूहिक स्थानांतरण। इस क्रिया में गुरुत्व की क्रिया होती है या इससे ये प्रेरित होता है, और इसमें जल या किसी अन्य गतिशील साधन की आवश्यकता नहीं होती है। इसके अंतर्गत अपक्षय द्वारा ढीले किए गए पदार्थ एवं अन्य शिलाखंडों तथा चूर्ण के ढाल के नीचे सरकने की क्रिया होती है। अब ये तो हुआ एक सामान्य जानकारी कि जो स्थलाकृतियाँ जो बनती हैं, इनका निर्माण होता है। इसमें जो मुख्य रूप से हैं ये तीन कारक इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। अब ये जो कोई भी स्थलाकृति जो बनती है वो उसकी एक ऐतिहासिक एक क्रिया होती है, और उसके अंतर्गत वो गुजरते हुए आगे बढ़ती है, और उसका अंत में जाके और जो अपना को वर्तमान में दृश्य है उसका निर्माण होता है। तो अपवर्तन चक्र की संकल्पना, कंसेप्ट ऑफ साइकिल ऑफ इरोजन, अपवर्तन चक्र की विचारधारा के प्रणेता स्कॉटिश विद्वान जेम्स हटन हैं। मतलब इन्होंने 1785 में ये अपनी विचारधारा को प्रस्तुत किया था। लेकिन चक्रीय विचारधारा को सुविकसित रूप देने का श्रेय डेविस को है। 19वीं शताब्दी के अंत में इन्होंने ये मत प्रस्तुत किया था, और इनका ये मत था कि कोई भी स्थलाकृति संरचना, प्रक्रम एवं अवस्था का प्रतिफल होता है। यानी भी कि कोई भी स्थलाकृति पृथ्वी के ऊपर बनती है वो संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल होता है। डेविस के अनुसार धरातलीय स्थलाकृति का निर्माण एवं विकास एक ऐतिहासिक क्रमानुसार होता है। एक और अंतर्जात बल धरातल पर उत्क्षेप, अवतलन, तनाव, संपीड़न, ये जो क्रियाएं हैं, इनके द्वारा नवीन स्थल रूपों को जन्म देते हैं। तो दूसरी ओर बहिर्जात बल उन्हें काट छांट कर धरातल को समतल बनाने का कार्य करते हैं। यानी ये जो दोनों बल हैं, अंतर्जात बल और बहिर्जात बल, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। एक धरातल पर असमानता उत्पन्न करता है, और तो दूसरा वो जो असमानता उत्पन्न होती है उसको समतल करने का काम करता है। ये जो बहिर्जात बल हैं, इस क्रिया में भूखंड भूआकृतिक विकास की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरता है। भूखंड के अपरदन की ये चक्रीय स्थिति को ही भौगोलिक चक्र कहा जाता है या भूआकृतिक चक्र कहा जाता है। भूआकृतिक चक्र के अंतर्गत भूखंड के विकास का अंतिम रूप संप्राय मैदान होता है। यानी समस्त स्थलखंड जब आकृति विहीन मैदान के रूप में बदल जाता है तो उसको संप्राय मैदान कहा जाता है। अब अपन लेते हैं कि डेविस ने जो अपवर्तन चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया है उसके मुख्य तथ्य कौन कौन से हैं। तो डेविस का अपवर्तन चक्र या भौगोलिक चक्र। डेविस अपवर्तन चक्र की विचारधारा के जनक कहा जाते हैं या कहे जाते हैं। ये इनका मत था
कि अपर्दन चक्र या भौगोलिक चक्र समय की वह अवधि है जिसके द्वारा एक उत्थित भूखंड अपर्दन के प्रक्रम द्वारा अपर्दित होकर एक निम्न आकृति विहीन संप्राय मैदान के में परिवर्तित हो जाता है। यानी कोई भी उत्थित भूभाग, यानी उत्थित भूभाग का मतलब कि अंतर्जात बलों द्वारा कोई भी भूभाग का अगर उत्थान हो जाता है तो वो अपर्दन के विभिन्न साधनों के द्वारा एक लंबे समय में अपर्दित होकर एक आकृति विहीन समप्राय मैदान के रूप में वो बदल जाता है। तो इन्होंने ये जो भौगोलिक चक्र है और जो स्थल रूपों का विकास होता है, इसमें 3 जो साधन है उनका महत्वपूर्ण योगदान माना है। इसमें संरचना, प्रक्रम और अवस्था, ये 3 चीजें महत्वपूर्ण मानी है। तो पहला है संरचना। इसका अभिप्राय भूपटल की सेलों की भूवैज्ञानिक संरचना से है। इसके अंतर्गत सेलों के वलन, भ्रंश, संधि, नमन, कोण, खनिज रचना, शैल संगठन, संरग्नता आदि सभी तत्वों का अध्ययन किया जाता है। थार्नबरी के अनुसार पहले सेलों की संरचना का विकास होता है, उसके बाद उन पर विविध भूआकृतिक स्वरूप विकसित होते हैं। संरचना का निर्माण पटल विरूपण क्रिया द्वारा बहुत धीरे धीरे और दीर्घकाल में होता है। थार्नबरी के अनुसार स्थल रूपों के विकास में भूवैज्ञानिक संरचना प्रमुख नियंत्रक कारक है और यह उनमें परिलक्षित होती है। संरचना का कार्य तथा प्रभाव भूदृश्य के रूप में लेकिन निश्चित रूप में होता है। तो तात्पर्य यह है कि संरचना की कोई भी उत्थित भूभाग है, उसकी संरचना कैसी है, उसका निर्माण कि किस प्रकार की चट्टानों से हुआ है, कौन कौन से खनिज तत्वों का योगदान उसके निर्माण में हुआ है, तो ये संरचना का तात्पर्य होता है। दूसरा है प्रक्रम। स्थलाकृति को उत्पन्न करने में प्रक्रम वैसा ही योगदान देता है जैसा कि एक लेख लिखने में कलम का होता है। स्थलाकृति को उत्पन्न करने में निर्माणकारी, विध्वंसकारी प्रक्रम सदैव सक्रिय रहते हैं। प्रत्येक स्थलाकृति किसी विशेष प्रक्रम का ही परिणाम होती है। अगर अपन उदाहरण के रूप में लें तो उष्णार्द्र प्रदेश में प्रवाही जल, यानी प्रवाही जल का मतलब नदी के अपर्दन एवं निक्षेपण कार्यों से जल प्रपात, द्रुतवहा, गार्ज, जलोढ़ पंख, कापिये, शंकु, विसर्प, गोखुर झील, बाड़गा मैदान, ये जो तमाम संरचनाएं हैं, ये विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं होती हैं जो उत्पन्न होती हैं। शुष्क मरुस्तरीय प्रदेशों में वायु के कार्य के से वातगर्त, छत्रक, भूस्तंभ, जूजेन, यार्दंग आदि जो संरचनाएं हैं वो उत्पन्न हो जाती हैं। हिमाच्छादित प्रदेशों में हिमानी के द्वारा सर्क, टार्न, झील, अरेक, नोनाटक, यू आकार की घाटियां और लटकती हुई घाटियां जो हैं इनका निर्माण हो जाता है। इस प्रकार प्रत्येक अपर्दन के साधन एवं प्रक्रम द्वारा विशिष्ट स्थल रूपों का निर्माण होता है। यानी प्रक्रम का तात्पर्य यहाँ पर यह है कि जो उत्थित भूभाग है उसके ऊपर अपर्दन के कौन से साधन, क्या वो बहता हुआ जल कार्य कर रहा है, या वहां पर वायु कार्य कर रही है, या वहां पर हिम कार्य कर रहा है। तो ये विभिन्न जो कारक हैं इनके द्वारा उत्पन्न जो स्थलाकृतियां हैं ये भी भिन्न भिन्न प्रकार की होती हैं। तीसरा है अवस्था। ये जो अवस्था जो शब्द है इसका अभिप्राय स्थलखंड के विकास की विशिष्ट अवस्था से है। डेविस के अनुसार मानव जीवन की भांति स्थलखंड के विकास में भी युवा, प्रौढ़ एवं वृद्धावस्था क्रम से आती है। यानी जैसे मानव जीवन में 3 अवस्थाएं आती हैं, वैसे ही अवस्था जो स्थलखंड का विकास होता है और अंत में जो स्थलखंड बनता है, भू संरचना बनती है, वो इन 3 अवस्थाओं से होकर गुजरती है। ये आवश्यक नहीं है कि विभिन्न अवस्थाएं निश्चित समय पर आएं। कोमल सेलों वाले स्थलखंड शीघ्र ही विकास की समस्त अवस्थाओं से गुजरते हैं, जबकि कठोर सेल वाले स्थलखंड देर से प्रत्येक अवस्था को पार करते हैं। विभिन्न अवस्थाओं की अवधि पर किसी प्रदेश की संरचना का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। वॉन एंजिल एक विद्वान है, इनके अनुसार अवस्था का आशय किसी स्थलखंड के ऊपरी प्रक्रमों द्वारा लाए गए परिवर्तन के दौरान हुए विशिष्ट विकास से है। अपर्दन चक्र की व्याख्या करने से पूर्व अपर्दन चक्र और भूआकृतिक चक्र में विभेद स्थापित करना आवश्यक होता है। एक तो होता है अपर्दन चक्र, एक होता है भूआकृतिक चक्र। वानश्रेष्ठ के अनुसार अपर्दन चक्र एक अवधि है
जो नदी द्वारा नवीन उत्थित स्थलखंड को धरातल तक अपरदित करने के लिए आवश्यक है। और समतल स्थापक शक्तियों में नदी या प्रवाहित जल का कार्य सबसे अधिक व्यापक होने के कारण इसका अपरदन चक्र ही सामान्य चक्र कहलाता है। इसके विपरीत अपरदन चक्र के दौरान उत्पन्न स्थलाकृति को भूआकृतिक चक्र कहा जाता है। यानी जो अपरदन चक्र चलता है और उस चक्र के दौरान या द्वारा जो भू आकृतियां उत्पन्न होती हैं उसको भू आकृतिक चक्र कहा जाता है। अब ये जो अपरदन चक्र की अपन बात कर रहे हैं, इसकी जो प्रक्रिया है इसके ऊपर डेविस ने प्रकाश डाला है कि कैसे कैसे किन किन प्रक्रियाओं से ये गुजरता है और किस प्रकार से स्थलाकृतियों का विकास होता है, उनका निर्माण होता है, और अंत में किस तरह से कोई उत्थित भूभाग है वो समप्राय मैदान में बदल जाता है। डेविस ने अपरदन चक्र की विशद रूप से व्याख्या की है। उनकी विचारधारा अपरदन चक्र की अमेरिकी विचारधारा की भी कहलाती है। इनके मतानुसार अपरदन चक्र का आरंभ विभिन्न संरचना वाले स्थलखंडों पर होता है। सबसे पहले किसी स्थलखंड का सागर तल से उत्थान तीव्र गति से होता है। यानी कोई भी स्थलखंड होता है उसकी सागर तली से उसका उत्थान तीव्र गति से होता है। उत्थान समाप्त होने पर उस भूखंड पर अपरदन का कोई भी साधन सक्रिय होता है। यानी जब तक उत्थान होता है अपरदन के कारक उस पर कार्य नहीं करते हैं। निरंतर अपरदन के द्वारा स्थलखंड क्रमशः अपने विकास की विभिन्न अवस्थाओं से गुजरता है और अंत में धरातल की समस्त विषमताओं को समाप्त करते हुए उत्थित भूखंड एक संप्राय मैदान में तब्दील हो जाता है। और भूखंड, ये जो भूखंड है अपरदन चक्र की 3 अवस्थाओं से गुजरता है। और ये अवस्थाएं हैं, कौन कौन सी अवस्थाएं हैं इसके बारे में जो अगला व्याख्यान है उसके अंदर अपन चर्चा करेंगे। धन्यवाद।